मैंने अपना साइंस ग्रेजुएशन किया है ग्वालियर जिवाजी यूनिवर्सिटी से। उसके पहले फादर मेरे आर्मी में थे, तो मेरा भी था कि मुझे डॉक्टर बनना है, एंड देन आई विल स्विच ओवर टू यूपीएससी एंड ऑल। उसके पहले मैंने यूपीएससी दिया था, एक बार दे चुकी थी, और उसमें मेरा प्रीलिम्स निकल चुका। स्पेशल करके सिर्फ प्रीवियस ईयर्स है, मतलब अमाउंट में 20 रुपये, काफ़ी पुरानी भी हो गई है ये तो 20 रुपये की आती है। इसमें पूरा टॉपिक वाइज यू हैव द एंटायर थिंग। यूपीएससी और बीपीएससी में डिफरेंस है। यूपीएससी के वर्ड लिमिट कम है, 150 वर्ड्स टू 100, यहाँ पे आपकी वर्ड लिमिट ज़्यादा है। एक तो हैंड राइटिंग, लाइक फॉर्चुनेटली हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो एक नीट एंड क्लीन वाला जो व्यू आता है वो चीज़ थी। अंडरलाइनिंग करना सही जगहों पर। यूपीएससी का पीटी प्रिपेयर करूँ या मैं मेंस के लिए तैयारी करूँ, तो कुछ दिनों तक तो आई स्ट्रगल्ड। मैं पीटी के लिए टेस्ट भी लगाती थी, मेंस के लिए आंसर्स भी लिखती थी। 10 दिन 15 दिन के बाद मुझे लगा अब एक डिसीजन ज़रूरी है कि या तो ये या तो ये, या टाइम टेबल हो 4 दिन के बाद नहीं होता है। तो मेरा भी हाल कुछ अलग नहीं था कोई भी टाइम टेबल बनाती थी, 4 दिन 5 दिन, 4 दिन हुआ 2 दिन गैप हो जाता था, और मतलब ठीक है। आई यूज टू कीप ऑन स्ट्रगलिंग बिटवीन देम। आप कोचिंग करो ना करो, एनरोल फॉर अ टेस्ट सीरीज, गुड टेस्ट सीरीज जो आपको इवेल्युएट करके दे, खास करके मेंस के लिए। पीटी के क्वेश्चन पेपर्स 3 से 4 एग्जाम दिए हैं, अलग अलग स्टेजेस पे रह गया है मेरा। किसी में फिजिकल रह गया है, किसी में मेंस नहीं हुआ, किसी में मेरिट आउट हो गया। तो ये मोटिवेशन खत्म होने की हर किसी के साथ होता है। इट्स वेरी नॉर्मल कि आप हफ्ते भर मोटिवेटेड नहीं रह सकते। पूरे इस महीने आपको ऐसा नहीं होगा कि आप फुली चार्ज्ड होगे। अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे आईएएस बनने आते हैं। एज एन आईएएस आप क्या सोच सकते हो कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाओगे। वहाँ पे फ्रॉम देयर इटसेल्फ यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योरसेल्फ। ये देखने लगते हो ठीक है, you start to develop that habit of decision making. यूपीएससी बहुत डिमांडिंग चीज़ है, डिमांडिंग है, एंड इट्स लाइक मतलब बहुत कुछ चाहता है आपको। ऐसा नहीं है कि यू विल जस्ट कम वन डे एंड देन थिंक कि ठीक है पढ़ लिया हो गया। यू नीड टू कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ अनामिका मैम है जिनका 64 बीपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है रेवेन्यू ऑफिसर में। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या टाइम टेबल था, आपका क्या मोटिवेशन था, और कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी, आपने क्या कोचिंग ज्वाइन की थी, इस यात्रा के दौरान क्या कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम इन मैम के साथ डिस्कस करने वाले हैं। मैम, सबसे पहले आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, लाइक मैंने अपना साइंस ग्रेजुएशन किया है ग्वालियर जिवाजी यूनिवर्सिटी से। उसके पहले फादर मेरे आर्मी में थे, तो आई हैव बीन लाइक मेरी एजुकेशन ऑलमोस्ट हर स्कूल से हुई है। बीएट आर्मी स्कूल, अम्बाला, ग्वालियर, अहमदाबाद, बहुत सारे स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है। कॉलेज पूरा यहाँ पे ग्वालियर से हुआ है। फर्दर मैंने दिल्ली में रहते हुए एक मास्टर्स किया था यहाँ फिलॉसफी से इग्नू में। बाकी रेस्ट इज आई एम प्रिपेयरिंग हियर। और फैमिली में लाइक माई फादर इज़ एन एक्स आर्मी मैन, मम्मी हाउसवाइफ है। जैसे कि हर किसी की नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली होती है। एक भाई एक बहन, दैट्स हाउ वी आर। परिवार में एक सिविल सेवा की ओर से आपका जुनून कहाँ से आया आपको? ऑनेस्टली मेरी फैमिली में ऐसा कोई है नहीं सिविल सर्विसेज में। मतलब मेरी फैमिली में ज़्यादा इंक्लिनेशन आर्मी या फिर प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए है, बीएड, इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स या फिर इसी तरीके का ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज है। बट मेरे अंदर शायद ये चीज़ थी, मतलब पहले मेरा भी था कि मुझे डॉक्टर बनना है, एंड देन आई विल स्विच ओवर टू यूपीएससी एंड ऑल। बट आफ्टर 12th आई डिसाइडेड कि ठीक है, लेट्स गिव इट इनटू इट ओनली। तो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की। मेरी फैमिली में अब मे बी आई कैन से कि अब देर आर कजन्स जो अभी छोटे भाई बहन है, नाउ दे आर थिंकिंग कि अब हमें करना चाहिए। इसके पहले तो नहीं, बट हाँ अब जरूर ये चीज़ आई है। प्रीलिम्स की आपने क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, और स्ट्रेटजी के साथ साथ कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की? प्रीलिम्स के बारे में जानने से पहले इट्स बेटर कि मैं बताऊँ मेरा स्टेटस क्या था उस टाइम पे, मेरी पढ़ाई का जो कंडीशन था वो कहाँ पे था। उसके पहले मैंने यूपीएससी दिया था, एक बार दे चुकी थी, और उसमें मेरा प्रीलिम्स निकल चुका था। तो मेरा जो स्टैटिक पोर्शन है, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक कवर्ड थी।
क्योंकि एक प्रिपरेशन के मॉड्यूल में रहते हैं आदमी, और कहीं ना कहीं आप आंसर राइटिंग करते रहते हो, आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो, विजन करते रहते हो. सो विजन क्या हो गया, इनसाइट्स का जो भी मार्केट में करंट अफेयर्स मिल रहा है आप पढ़ते रहोगे. तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम कह लो या फिर जो ओनली टास्क है फॉर बिहार बीपीएससी का प्रीलिम्स का वाज कि प्रीलिम्स के लिए मेरे को एक ही प्रॉब्लम थे, बिहार जीके एंड बिहार करंट अफेयर्स. तो उनके लिए आई हैड दिस बुक्स. कुछ तो ये मार्केट में अवेलेबल है, जैसे एक ये जो मैंने अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताई है, दिस इज वन सच बुक. मतलब ये घटना चक्र का आता है, एक बिहार स्पेशल करके, सिर्फ प्रीवियस ईयर से, मतलब अमाउंट में 20 रुपये, काफ़ी पुरानी भी हो गई है ये तो 20 रुपये की आती है. इसमें पूरा टॉपिक वाइज यू हैव द एंटायर थिंग. तो इससे मेरे अप्रोक्सीमेटली 10 में 6-7 क्वेश्चंस फंसे थे. एंड एक सीनियर ने भी एडवाइस किया था कि बिहार में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो एक साल के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं आप उसको रिपीट कर लो. तो एक तो ये चीज़ की थी मैंने बिहार के लिए. रिमेनिंग आई हैड इशू ऑफ बिहार करंट अफेयर, कि आप नॉर्मल करंट अफेयर्स तो पढ़ते हो यूनिक, मतलब साल भर का, लेकिन बिहार के लिए क्या करना है. तो बिहार का करंट अफेयर जो था वो कोई भी एक एनुअल मैगजीन उठा लो, चाहे घटना चक्र हो या जो भी मार्केट में अवेलेबल हो, दृष्टि की आती है, बहुत सारी है. एनुअल मैगजीन में पिछले 4-5-6 महीने का जो बिहार का स्पेशल करंट अफेयर है उसको फर्स्ट रीडिंग में निकाल लिया हमने, उसको लास्ट में एक बार रिवाइज कर लिया. तो 10 में से आपके 6-7 क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं ऑलमोस्ट. बाकी पॉलिटी इज इम्पॉर्टेंट इन प्रीलिम्स, हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, और साइंस. तो लकीली या फॉर्चुनेटली ये तीनों सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे थे, तो इट वॉज अ मैटर ऑफ लक. तो पीटी आराम से हो गया था. कि मेंस की स्ट्रेटजी की बात करें, आपने मेंस में किस प्रकार तैयारी की थी? मेंस मतलब अगर टाइम पीरियड की बात करें तो दिसंबर में प्रीलिम्स हुआ था और मेंस हुआ था जुलाई में. 6-7 महीने का गैप था, और रिजल्ट आने के बाद भी वी वर नॉट श्योर अब होगा कब होगा. तो एक चीज़ अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैंने टेस्ट सीरीज इनरोल किया था यहीं दिल्ली में. टेस्ट सीरीज इनरोल करने से सारा सिलेबस मेरा एक डेफिनेट टाइम पीरियड में ख़त्म हो गया. दूसरा चीज़, आई स्टार्टेड राइटिंग. मतलब लिखते हम पहले भी थे, बट यूपीएससी और बीपीएससी में डिफरेंस है. यूपीएससी के वर्ड लिमिट कम है, 150 वर्ड्स 200, यहाँ पे आपकी वर्ड लिमिट ज़्यादा है, मार्किंग स्कीम ज़्यादा है. तो हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है. चाहे इंट्रोडक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा या पॉइंट वाइज आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बढ़ेंगे. देन यू हैव, आपको फैक्ट्स डालने हैं बिहार के, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट सब जानते हैं. यूपीएससी वाला बहुत अच्छा आंसर्स लिख सकते हैं उस पर, बट व्हेन इट कम्स टू स्टेट पीसीएस, स्टेट का फैक्ट ज़रूरी है, और फैक्ट बहुत टाइम तक मैटर करता है. देन पेपर 1 एंड पेपर 2 वर लाइक फाइन, इसी तरीके से आपका हो जाता है. पेपर 1 में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, 72 मार्क्स का. अगर आप एक बुक प्रिपेयर कर लो, मतलब एक बुक आती है एल के झा की, यू सॉल्व द एंटायर थिंग, आपके 72 मार्क्स में 72 आ सकते हैं. लाइक इट्स दैट स्कोरिंग. पेपर 1 में अगर आपको कुछ मतलब बहुत अच्छा करना हो तो वो इतना स्कोरिंग है, दैट इज वन पोर्शन. सेकेंड इज पेपर 1 में ही आपका हिस्ट्री आता है, उसके भी टॉपिक्स ऑलमोस्ट लिमिटेड है, उसको भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो वो भी सेगमेंट आपका पूरा हो जाता है. पेपर 2 में आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमी होता है, तो ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई. इकोनॉमी वॉज लाइक ठीक है, इट वॉज मैनेजेबल, नॉट अ बिग टास्क. सेम रहा साइंस एंड टेक के लिए. और एक जो सेगमेंट आता है जो मतलब इम्पॉर्टेंट भी होता है और मार्क्स के लिए भी जाना जाता है, दैट इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो ज्योग्राफी के लिए एक फुल फ्लेजेड अदर से मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मैंने. उसमें आपका ये सब कुछ क्या, मैप बनाना, किस तरीके से हम आंसर्स में मैप ऐड कर रहे हैं, या मेरा आंसर बाकियों से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेगा. मतलब कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है सबके आंसर्स में, मेरा आंसर डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे इसका प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करना पड़ेगा. मैंने मैप्स ऐड किए, जितना हो सकता था चीज़ों को टैबुलर फॉर्मेट में दिया. मतलब जैसे अगर एग्जामिनर आंसर देखे तो ही शुड मेक अ डिफरेंस कि ठीक है, उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े. एक तो हैंड राइटिंग, लाइक फॉर्चुनेटली हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो एक नीट एंड क्लीन वाला जो व्यू आता है वो चीज़ थी. अंडरलाइनिंग करना सही जगहों पर, और मतलब
कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाए जो एग्जामिनर के लिए इजी हो. दैट वाज एन एंटायर एजेंडा. सिलेबस उठाया, टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे हमारा सिलेबस में मैं टॉपिक दिया, एक एक टॉपिक को प्रिपेयर किया. दैट वाज द एंटायर थिंग अबाउट ज्योग्राफी ऑप्शनल. बहुत ईजी था, इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगा मुझे. प्रीलिम्स की तैयारी कर ली, प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, देन उसके बाद में मेंस की तैयारी की, तो आपने उस जो बीच में गैप आता उसमें रिवीजन कैसे किया आपने? आई वॉज वर्किंग, तो मैं जॉब में थी ऑलरेडी. टाइम कम मिल रहा था मुझे. मैंने मेंस के लिए 2 महीने की छुट्टी ली थी जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी. तो मेरे लिए वैसे ही एक चैलेंज था कि टाइम में कैसे किया जाए. और जो इसका मेंस था वो यूपीएससी के प्रीलिम्स के साथ कोइंसाइड कर रहा था. सेम थिंग जो हमेशा ज़्यादातर होता है. तो जब वो कोइंसाइड कर रहा था तो मेरे लिए एक ये भी डिफ़िकल्ट था कि यूपीएससी का पीटी प्रिपेयर करूं या मैं मेंस के लिए तैयारी करूं. तो कुछ दिनों तक तो आई स्ट्रगल्ड. मैं पीटी के लिए टेस्ट भी लगाती थी, मेंस के लिए आंसर्स भी लिखती थी. 10 दिन 15 दिन के बाद मुझे लगा अब एक डिसीजन ज़रूरी है कि या तो ये या तो ये, वरना एक गिल्ट रह जाता ना कि इसके चक्कर में ये भी खराब हो गया. तो वहाँ पे आई डिसाइडेड और मैंने वहाँ पे प्रीलिम्स के लिए छोड़ दिया कि एटलीस्ट चलो ठीक है, इसमें मैं सेकंड स्टेज में हूँ. पीटी निकालने के बाद फिर मुझे मेंस के लिए तैयारी करनी है. तो वहाँ पे एक पीटी के लिए जैसे पढ़ रहे थे तो मेरा काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड थी. तो दैट वाज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम. आप टाइम टेबल क्या फॉलो करते थे मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक? जहाँ मैं जॉब करती थी, लाइक इट वाज मोर अबाउट मेंटोरशिप. मतलब स्टूडेंट्स थे ग्रेजुएशन लेवल पे हमारे जैसे जिनको हम मेंटोर करते थे. दे यूज्ड टू आस्क मी द सेम क्वेश्चन कि मैम कैसे प्रिपेयर करें, क्या टाइम टेबल हो, 4 दिन के बाद नहीं होता है. तो मेरा भी हाल कुछ अलग नहीं था. कोई भी टाइम टेबल बनाती थी 4 दिन 5 दिन, 4 दिन हुआ 2 दिन गैप हो जाता था. और मतलब ठीक है, आई यूज टू कीप ऑन स्ट्रगलिंग बिटवीन देम. फिर टाइम टेबल बनाया. मतलब बेसिक एजेंडा ये होता था कि सुबह उठो एंड ऑप्शनल पे स्टार्ट करो. जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता था, वैसे जैसे खास करके मुझे स्पेक्ट्रम की बुक बहुत पसंद है. एक नॉवल टाइप की फीलिंग आती है. अर्ली मॉर्निंग अच्छा लगता है. तो सुबह 3 घंटे हमने अब जीएस को दिया. फिर देन यू स्टार्ट ऑन कि बीच का जो दोपहर का टाइम होता है थोड़ा लेजी टाइम होता है, करंट अफेयर्स पढ़ लिया. देन शाम को आपने ऑप्शनल कर लिया. इन बिटवीन एक ऑप्शन क्या बोलते हैं, आंसर राइटिंग ज़रूरी था. 2 आंसर अ डे लिखना ज़रूरी होता था. सो दैट वाज इट. पीएससी की और यूपीएससी की तैयारी दोनों एक साथ करना चाहते थे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये वही बात है जो मैंने पूरे टाइम फेस की है. आज भी मैं कर रही हूँ. अभी भी मेरी ज्वाइनिंग नहीं है. आई एम स्टिल इन दैट सेम थिंग कि मैं अभी पीटी के लिए तैयारी करूँ या नहीं करूँ. मतलब ऑनेस्टली हम सबके लिए हमारे अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं और वी आर द बेस्ट ऑफ आवर जज. हमें मालूम है, जैसे इस साल मैंने पीटी क्विट कर दिया क्योंकि मुझे पता है पीटी निकल भी जाएगा तो मेंस के लिए आई नीड टाइम. तो ये चीज़ हमें अपने हिसाब से डिसाइड करनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. फर्स्ट इज़ योर प्रायोरिटी. अगर आपको बीपीएससी करना, आपको पता है कि दिसंबर में एग्जाम है, अभी बस बहुत कम टाइम है, तो बीपीएससी पीटी शुड बी अ फोकस. मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी कि आप दोनों में ही मतलब घुसे रहो कि ये भी कर लें ये भी कर लें. तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों एग्जाम्स की डिमांड थोड़ी थोड़ी अलग है. हाँ, अगर आपको लगता है दैट यू आर बॉर्न अ ब्रिलियंट किड, आप कर सकते हो मैनेज, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. लाइक आई हैव अ स्टूडेंट, वो सब कुछ कर रहा है तो ही इज लाइक दैट टैलेंटेड. तो ये अपना अपना होता है. मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मुझसे नहीं हुआ तो आई फोकस्ड ऑन वन. बाकी कुछ चीज़ें आप हमेशा दोनों को साथ लेकर कर सकते हो. जैसे पॉलिटी का पोर्शन हुआ, लक्ष्मीकांत दोनों के लिए आपको पढ़नी है, वो आप पढ़ सकते हो. स्टैटिक में देन यू हैव हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम पढ़नी है आपको, वो आप मैनेज कर सकते हो. एंशिएंट इंडिया के लिए सेम एनसीईआरटी है. स्टैटिक पोर्शंस आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के पहले 2 महीने एग्जाम से पहले या 3 महीने पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि विच वे लाइक विच इज़ योर प्रायोरिटी. कोचिंग एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है सिविल सेवा में. आप जैसा कि आप जानते हैं, आपने भी ज्वाइन की होगी या नहीं की होगी, तो हम इस बारे में आप बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी उनके दिमाग में आता है कि मुझे भी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा. क्या आपको इस टाइम ऐसा फील हुआ था? आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? मैंने यूपीएससी के लिए कोचिंग की थी. दैट वाज 2016 और 15. हाँ, जब मैं दिल्ली आई थी तब इंटरनेट का इतना क्रेज़ नहीं था. तब मुझे लगता है मैं महीने में 1 GB डेटा मिलता था. फ़ोन सपोर्ट करे ना करे वो अपना टेक्नोलॉजिकल थिंग थी. बट अब जब मैंने बीपीएससी के लिए किया, मैंने कोई कोचिंग नहीं की.
मैंने टेस्ट सीरीज अब जरूर की थी। मैं आज भी स्टूडेंट से यही सजेस्ट करती हूँ, आप कोचिंग करो ना करो, एनरोल फॉर अ टेस्ट सीरीज, गुड टेस्ट सीरीज जो आपको इवेल्युएट करके दे, खास करके मेंस के लिए। पीटी के क्वेश्चन पेपर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आंसर्स एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। और कोचिंग करना ना करना आज के डेट में इज़ टोटली अप टू यू, सब कुछ अवेलेबल है, टेलीग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, आपके पास फ्री लेक्चर्स हैं। लाइक अब तो जैसा मैं देख रही हूँ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बस और मतलब दे आर टोटली ऑन टू ऑनलाइन सोर्सेज से ही सब कुछ हो जा रहा है। बाकी अगर आपको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि मुझे कोचिंग ही करनी है, तो यू आर फ्री टू डू दैट। और अभी तो ऑनलाइन कोर्सेज सारे ही आपके कोचिंग जो है, पेड कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। बाकी फील की बात है, फील लेनी है तो आप कोचिंग भी कर सकते हो, बट इट्स नॉट नीडेड नाउ। गो फॉर अ टेस्ट सीरीज ऑलवेज। बहुत सारी लड़कियां जो गांव में रहकर प्रिपरेशन करना चाहती है, दिल्ली आने के लिए इतना अफोर्डेबल, उतना बजट नहीं है उनका, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू दे रही थी, तो उसमें मुझसे सेम कुछ ऐसा ही पूछा गया था। तो आई लाइक लुक बैक एट माई सेल्फ, मैंने अपने बारे में सोचा कि 5-6 साल आसान नहीं थे, कुछ भी ऐसा आसान नहीं था कि मुझे ऐसा लगा कि फ्री में मिल गया हो। यहाँ आने के बाद कभी भी ऐसा नहीं था कि मतलब एक लग्जरी नहीं थी। लेकिन अगर आपके अंदर जो ये वाई है ना कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, अगर ये स्ट्रांग है ना, तो हाउ इज ऑलवेज ईजी। मतलब जब भी आपको ऐसा लगे कि अब शायद मतलब मेरे से नहीं होगा, या मेरे पास इस चीज़ की कमी है या उस चीज़ की कमी, किसी भी रीज़न से, बहुत सारे रीजंस होते हैं। हम भी यहाँ पे रह रहे हैं, हमने भी स्टूडेंट्स देखे हैं लाइक जो फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज या पढ़ नहीं पा रहे, मतलब एनी रीज़न नहीं करते, बट दे स्टिल आर हेयर, जो आज भी कोशिश कर रहे हैं। द ओनली रीज़न इज़ कि वाई इज़ इम्पॉर्टेंट, हम ये क्यों करना चाहते हैं ये ज़रूरी है। अगर हमारा ये क्लियर है ना कि ये क्यों होना है, तो ये कैसे होगा ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। मतलब ठीक है, शायद आपको सुनते वक्त लगे कि ये अजीब सी बातें हैं, लेकिन आप गाँव में रहो, जंगल में रहो या फिर कहीं भी रहो, इट्स वेरी ईजी। अगर मतलब वेरी इजी इन द सेंस कि अगर आपके अंदर जुनून है ना, तो आप एक रास्ता ढूंढ लोगे उसके लिए। और इंटरनेट आपके लिए बहुत बड़ा एक गुड लक साबित होगा इस चीज़ में। जैसे ऑनेस्टली जैसे अभी रिसेंटली मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो इट डजेंट मीन्स कि मैंने यूपीएससी पे गिव अप कर दिया है। मुझे नहीं पता मेरा पोस्टिंग कहाँ होगा, कहाँ ज्वाइनिंग होगी, कहाँ कौन सी जगह मतलब कोचिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, हो सकता है कोई गाँव का हो, ब्लॉक लेवल पे हो। तो द ओनली गुड फैक्टर वुड बी एन इंटरनेट, गुड इंटरनेट कनेक्शन, और एक ओपननेस टू चेंज, एक अपने अंदर एक विलिंगनेस होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ऐसे नहीं तो हम ऐसे ट्राई करेंगे ज़रूर। जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल सेवा की यात्रा एक लंबी यात्रा है, इसकी कोई कह नहीं सकते कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट निकल जाओगे, सेकंड अटेम्प्ट निकल जाओगे, इसके कोई मतलब अपन कह नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। तो फिर भी आपने अपने आप को मोटिवेट किस प्रकार रखा? कभी भी आप डिवोटी होते थे रात के टाइम या फिर दिन के टाइम, आपको लगता मुझे नहीं होगा, कभी फिल्म्स हो जाता, मेंस नहीं होता था, फिर आप किस प्रकार अपने आप को मोटिवेट रखते थे? मैंने 3 से 4 एग्ज़ाम दिए हैं, अलग अलग स्टेजेस पे रह गया है मेरा, किसी में फिजिकल रह गया है, किसी में मेंस नहीं हुआ, किसी में मेरिट आउट हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन थी कि नहीं हो रहा है, बट देन मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है कि मैं उसे परस्यू कर सकूं। और मैंने 2-3 जगह जॉब भी किया, ऐसा नहीं है, मैंने प्राइवेट सेक्टर में 2-3 जगह, कॉर्पोरेट में, मतलब फुल फ्लेजेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जॉब किया है, जहाँ पे एक अच्छा करियर ऑफर कर रहे थे वो मुझे। लेकिन एक अंदर से ना पैशन होता है कि नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। दैट वॉज द थिंग जो मुझे बार बार ना रोकता था। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल जॉब किया है, इन 6 सालों में 2 साल, और या यू कैन कॉल इट मैंने 3 साल जॉब किया है इसमें। लेकिन देयर वाज वन थिंग दैट ऑलवेज पुल्ड मी बैक ऑन द ट्रैक कि नहीं यार, इसमें मज़ा नहीं है, इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत नहीं की है, वी डेफिनेटली नीड मोर देन दैट। और रही बात दिन में मोटिवेशन ख़त्म होने की, हर किसी के साथ होता है, इट्स वेरी नॉर्मल कि आप हफ्ते भर मोटिवेटेड नहीं रह सकते। पूरे इस महीने आपको ऐसा नहीं होगा कि आप फुली चार्ज होगे, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट देन यू नीड अ गुड फ्रेंड सर्कल जो आपको पुल करता रहे कि ठीक है आज, मतलब बिना बोले भी कभी कभी मोटिवेशन होता है बाय सीइंग अदर पीपल। ये कुछ खासियत है दिल्ली की, ये इस एरिया की कुछ खासियत है कि आप निकलो यहाँ से बाहर तो भी आपको लगेगा नहीं यार, पीपल आर डिस्कसिंग करंट अफेयर्स और मेरा ये मिस हो गया है। तो वो चीज़ हमेशा एक पुल फैक्टर होता है। बाकी अंदर का जो मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन फ्रॉम विद इन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर।
लास्ट में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इन ऑडियंस को जो अभी दिल्ली आ रहे हैं, जो इस टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? लिस्ट मैं सोचती थी कभी कभी कि मेरा सिलेक्शन होगा और मैं ऐसा होगा तो मुझे मौका मिलेगा, आई वुड से सर्टेन थिंग्स। फर्स्ट इज कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने भी सपने देखे थे, दिल्ली आऊँगी, 1 साल में तैयारी करूँगी, दूसरे साल कोचिंग होगा, सिलेक्शन होगा एंड आई विल बी लाइक गॉन। बट मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लगेगा। दूसरा, पेशेंस के साथ साथ एक परसिवरेंस होता है कि लगे रहना जो होता है ना कि हाँ ठीक है, आई एम स्टिल इनटू इट, मैं कर रही हूँ। तीसरा इज यू नीड टू सी योर सेल्फ एज एन ऑफिसर, यू नीड टू सी योर सेल्फ कि अगर कल को मैं किसी पोजिशन पे होती हूँ तो इज दिस हाउ एम आई गोइंग टू रिएक्ट, दिस इज़ नॉट अ थिंग, ये एक तरीका नहीं है, ये ऐसा चीज़ नहीं है। तो अगर आप धीरे धीरे अपने आप को उस तरीके से देखने लगोगे ना, ये लाइफ बिकम्स ईजियर। कि फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स आते थे, दे वर आस्किंग वेरी सिली क्वेश्चंस, बहुत ही सिली, मैम ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है। तो द ओनली थिंग वाज कि आप अपने आप को उस पोस्ट पे देखो ना, जिस पोस्ट के लिए आप, जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे IAS बनने आते हैं, एज एन IAS आप क्या सोच सकते हो कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाओगे? वहाँ पे फ्रॉम देयर इटसेल्फ यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योरसेल्फ, ये देखने लगते हो ठीक है, यू स्टार्ट टू डेवलप दैट हैबिट ऑफ डिसीजन मेकिंग या फिर क्विक डिसीजन मेकिंग। और ये देखना कि मतलब ज़िंदगी में और क्या चीज़ें होती हैं। जब हम अपने आप को एक रोल में मैनिफेस्ट करते हैं तो वी स्टार्ट लर्निंग थिंग, सो दैट इज़ वन पॉइंट। बाकी UPSC बहुत डिमांडिंग चीज़ है, डिमांडिंग है एंड इट्स लाइक मतलब बहुत कुछ चाहता है आपको। ऐसा नहीं है कि यू विल जस्ट कम वन डे एंड देन थिंक कि ठीक है पढ़ लिया हो गया। यू नीड टू कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। थैंक यू मैम।